ये देखिए, ये है केस स्टडी स्कूल की। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम इसे इजीली देख पाएँ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं। अब हम सबसे पहले जब भी हम केस स्टडी को बनाते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर अपने स्कूल का नाम लिखते हैं। अब जिस स्कूल पर हमने केस स्टडी करनी है, और स्कूल इंटर्नशिप फ़ाइल का मतलब भी यही होता है कि एक स्कूल की केस स्टडी की जाए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि केस स्टडी क्या होती है और स्कूल इंटर्नशिप क्या होती है। समझ गए? तो चलते हैं अपने फ़ाइल के ऊपर। जहाँ पर भी अगर आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जेबीटी कर रहे हैं, डीएल बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और स्कूल की केस स्टडी बनाना चाहते हैं, तो सेम फाइल बनती है। चाहे आप कहीं से भी कैसे भी बनाइए, क्योंकि सबका मैटर सेम होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर अपना सबमिटेड बाय लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी जो क्लास आप कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, रेफरेंस नंबर लिखना है आपको, आप जिस जहाँ से लिख कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं सर्टिफिकेट के पेज पे। सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट पेज लगाना होता है ताकि हम उस स्कूल को धन्यवाद दे सकें कि हमने आपके स्कूल से हमने केस स्टडी की और उन्होंने हमें डाटा दिया जो कि बहुत अच्छा और जेन्युइन था, और हमने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की। तो हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमें डेट लिखना होता है और साइन ऑफ प्रिंसिपल देने होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमें पूरा इंडेक्स बनाना होता है। जो जो आपको पूरी फाइल में लिखना है उसका आपको इंडेक्स बनाना है प्रॉपर वे से। उसके बाद आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने केस स्टडी लिखा है, फिर उस केस स्टडी के सिग्निफिकेंस दिए हैं। नेक्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल दिया है। नेक्स्ट बैकग्राउंड, लोकेशन, नेक्स्ट लेवल ऑफ स्कूल्स, नेक्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नेक्स्ट अदर फैसिलिटी, एज सो ऑन। ऐसे ही आप दे सकते हैं, हर एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं, ये एक इंडेक्स है जिसमें हमने पूरी फाइल को लिखना है। इन सब पॉइंट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक बात ये भी है कि आप सोच रहे होंगे कि हमें तो हैंड रिटन फाइल लिखनी है और ये तो प्रिंटेड है, क्योंकि हमारे कॉलेज में ये कहा गया था कि आप हमें प्रिंटेड फाइल ही दिखाएं, तो इसीलिए हमने इसे प्रिंट किया हुआ है। अगर आपके कॉलेज में ये कहा जाता है कि आपको हाथ से ये फ़ाइल लिखनी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सेम कॉपी करके लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखी हुई है। आप देख सकते हैं, आपने पहले केस स्टडी लिखना है, उसके बाद उसका मतलब बताना है, एक डेफिनेशन देनी है और ये बताना है कि केस स्टडी में क्या क्या होता है। उसके बाद उस केस स्टडी के सिग्निफिकेंस देने हैं कि इस केस स्टडी से हमें क्या लाभ होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आ जाता है हमारा स्कूल, जैसे कि मेरे स्कूल का नाम SDSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। उसके बाद मैंने अपने स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया है कि मेरा स्कूल कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, क्या वो इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, कौन सी CBSE है या हरियाणा बोर्ड है, या जो भी आप स्टेट में रहते हैं वो लिखना है यहाँ पर। अपने स्कूल का बैकग्राउंड कि वो कब बना, कब अपग्रेडेड किया गया, कौन कौन उसे चलाने में हेल्प कर रहा है, उनके सारी चीज़ें हम उसमें लिखेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे कि उनकी प्रिंसिपल कौन है और उनका क्या रोल है। उसके बाद लेवल ऑफ स्कूल की स्कूल कितने भागों में विभाजित किया गया है, मतलब उस स्कूल में कितने लेवल तक पढ़ाई करवाई जाती है, जैसे प्री नर्सरी से +2 तक है या कॉलेज भी इंक्लूड है या 10th तक है।
जैसे कि मेरा स्कूल +2 तक था तो मैंने +2 तक ही लिखा है। उसके बाद हमें एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल लिखने हैं कि हम स्कूल को स्थापित करने के बाद उन स्कूल के क्या क्या एम्स, क्या क्या उद्देश्य और क्या क्या लक्ष्य रहे थे। तो हम पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, मैंने पॉइंट 7 तक ही लिखा है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं अपनी फ़ाइल में। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप इधर वाली साइड लेफ़्ट साइड पर आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक चार्ट में से क्लिक कर ली थी और कट करके पेस्ट की थी। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्कूल की पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं। यह एक बहुत ज़्यादा मोर इफ़ेक्टिव फाइल का रूप ले लेगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लिखेंगे। फिर लोकेशन ऑफ द स्कूल को पूरा डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा स्कूल कहाँ पर है। जैसे हमारा स्कूल, मैं पिहोवा शहर में हूँ तो पिहोवा शहर लिखा है मैंने, और मेरा स्कूल गुरु नानक है। उसके बाद जो जो भी अर्बन एरिया है सब कुछ लिखेंगे। स्कूल बिल्डिंग है कौन से शेप की, L। क्लासरूम है 30, स्टाफ रूम है 2। आप अपने स्कूल के हिसाब से उनको डाटा को लिखेंगे। जैसे मेरे प्रिंसिपल ऑफिस 1 ही था। लाइब्रेटरीज़ कौन सी लाइब्रेटरीज़ हैं, ये हम लिखेंगे साइंस लैब, मैथ्स लैब, कंप्यूटर रूम, म्यूज़िक रूम, लाइब्रेरी। और ये दिखाया जाएगा कि जो स्कूल है कितने एकड़ ज़मीन पर है और वो कितने स्क्वायर मीटर पर है। ये मैं लिखना भूल गई थी इसीलिए मैंने इसे लिखा है। उसके बाद हम स्पोर्ट रूम, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, प्लेग्राउंड, योगा सब कुछ लिखेंगे कि आपके स्कूल में कौन सी स्पोर्ट्स और गेम्स हैं, कितने प्लेग्राउंड हैं, उन प्लेग्राउंड का यूज़ कैसे किया जाता है, क्या वहाँ पर झूले वगैरह हैं या नहीं, बच्चों के लिए खिलौने हैं या नहीं, जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं या नहीं, ये सब आपको अपनी फ़ाइल में लिखना है। योगा, योगा का टीचर कौन है, योगा कब कितने समय पर की जाती है, आप ये भी लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, स्कूल बस के बारे में कि आपका स्कूल कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, स्कूल बस, साइकिल स्टैंड, ये सब आप लिख सकते हैं। या फिर पेरेंट्स खुद ही बच्चों को छोड़ने आते हैं। नेक्स्ट, अदर फैसिलिटी आपको लिखनी है कि जैसे टेलीफोन, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप पेरेंट्स को फ़ोन करके उनको बुला सकते हैं। एसी रूम, ताकि गर्मी में बच्चे परेशान ना हो। जनरेटर सेट भी इसीलिए ही होता है। सीसीटीवी कैमरा। उसके बाद आप डस्टबिन के बारे में बताएंगे कि आपके स्कूल में कितने डस्टबिन हैं, प्लेग्राउंड में है या नहीं, कॉरिडोर्स में कितने हैं, वॉशरूम में है या नहीं, और क्लासेस में है या नहीं। उसके बाद वॉशरूम कितने हैं, सेपरेट हैं या नहीं, गर्ल्स बॉयज़ के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में लिखेंगे। उसके बाद चेयर्स, टेबल्स, चाकबोर्ड मटेरियल, चार्ट, इक्विपमेंट्स जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल हैं उनके हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद अपने स्कूल के स्पेशल फीचर्स आपको ऐड करने हैं। पिकनिक एंड एजुकेशनल टूर प्रोवाइड करवाता है या नहीं स्कूल, कितने साल में करवा रहा है, 1 साल में 2 बार या 1 साल में 1 बार या 1 महीने में 6 महीने में 1 बार। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं डांस क्लासेस होती हैं या नहीं, जूडो क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, साइंस क्लासेस, साइंस क्लब, योगा क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, पेंटिंग एंड ड्राइंग, क्राफ्ट वर्क, नीडल वर्क, रंगोली, क्ले मॉडलिंग, मॉडल्स मेकिंग। तो अगर आपके स्कूल में इससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आपको लिखना है कि कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, कि आपका स्कूल कौन कौन से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता है। काइट मेकिंग, रंगोली मेकिंग, राखी मेकिंग, इन दिवाली दिया मेकिंग, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, डांस कंपटीशन, एकेडमिक कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग एंड क्राफ्ट मेकिंग कंपटीशन,
ड्रामा और स्किट कंपटीशन, पोएम और पोएट्री कंपटीशन, साइंस कंपटीशन, क्विज, स्पोर्ट कंपटीशन, बैडमिंटन, रेस, साइकिलिंग, क्रिकेट मैचेस और फुटबॉल एटसेट्रा। अगर आप इस फाइल को और भी अधिक बड़ा करना चाहते हैं तो आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी 30 पेजेस से भी बड़ी है। सम गेम्स फॉर लिटिल किड्स, कैरम बोर्ड, चेस, लूडो, पजल्स एटसेट्रा। ये मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यह फ़ाइल एक सैम्पल है। जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो स्कूल में ही देनी होती है, कॉलेज वालों को ही देनी होती है, और एक सैम्पल जो हमारे पास है वो अपने पास रखना होता है। ये वही सैम्पल है जो कॉपी किया हुआ है, इसीलिए यह इतना ज़्यादा सिंपल है। और जो हमने सबमिट करवाया है वो बहुत अधिक आकर्षक था, जिसमें हम साइड में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अपने पेजेस को और भी ज़्यादा अधिक हाईलाइट कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के अनुसार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेलिब्रेट फेस्टिवल पर। यहाँ पर हमें फेस्टिवल्स लिखने हैं, जैसे लोहड़ी कि स्कूल कौन से त्यौहार मनाता है। लोहड़ी, बसंत पंचमी, होली, दिवाली, गुरुपूरब, कृष्ण जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयंती, टीचर्स डे, स्टूडेंट डे, क्रिसमस डे। उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारे स्कूल के मोरल वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो स्कूल किस प्रकार से अपने बच्चों के अंदर ये मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने का प्रयत्न कर रहा है। सबसे पहले हम आप जब भी स्कूल में जाएं वहाँ के बच्चों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए कि आपके स्कूल के बच्चे किस प्रकार का बिहेवियर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने स्कूल के अध्ययन में लिखा है, होनेस्टी, हार्डवर्क, कोऑपरेशन, कंपैशन, फॉरगिवनेस, kindness, adjusting and compromising, respecting religions, justice, helping each other, water the plants, respect their parents, teachers and their elders। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जिसमें लिखा है स्टूडेंट टीचर रेशो। अब हमें इस पूरे पेज पर ये बताना है कि हमारे स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल टीचर्स कितने हैं और कितने स्टूडेंट्स के ऊपर एक अध्यापक उन्हें पढ़ाता है। तो इसका रेशो 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक अध्यापक पढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर पढ़ा सकता है। ये हमारी गवर्नमेंट का रूल है। इसके बिना अगर हम इसके खिलाफ़ जाते हैं तो हमारे स्कूल के लिए यह अच्छी बात नहीं है और बालक की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, टोटल स्टूडेंट 1500, टोटल टीचर्स 35। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि आपको वी फील प्राउड टू अनाउंस द ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ क्लास 10। जो भी स्कूल है उसके बच्चों ने कितनी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं और उनके कितने % मार्क्स आए हैं, और ये सब हम उनकी पिक्चर्स लेकर अपनी फ़ाइल में चिपका सकते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये वो लेवल है जिसमें हम +2 के बच्चों के बारे में लिखते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि नॉन मेडिकल के बच्चे और उनके सब्जेक्ट कितने हैं, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद कॉमर्स, और अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं तो उनके बारे में भी लिखा जाता है। उसके बाद हम बताते हैं कि स्कूल का हाउस सिस्टम है या नहीं है और उसमें कितने हाउसेस हैं और कितने बच्चे उस सिस्टम के अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें मैंने लिखा है कि मेरे स्कूल में भगत सिंह हाउस, महात्मा गांधी हाउस, रानी लक्ष्मी बाई हाउस, APJ अब्दुल कलाम हाउस,
ये सब हैं और ड्यूटी करते हैं। एक वीक में एक बार इनकी ड्यूटी होती है। वही जो हाउस की ड्यूटी होती है वही उस दिन पूरा दिन सारे स्कूल का ध्यान रखते हैं और न्यूज़ पढ़ते हैं। और जो भी इसमें लिखा है आप इसमें देख सकते हैं। फॉर न्यू एडमिशन्स, आगे चलते हैं नए पॉइंट फॉर न्यू एडमिशन पर। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखते हैं कि जो स्कूल है वो किस किस प्रकार से एडमिशन फ़ीस लेता है या फिर मंथली फ़ीस लेता है। जैसे कि इसमें लिखा है देयर आर नो एडमिशन फ़ी फॉर द स्टूडेंट्स, दे ओनली पे देयर मंथली फ़ी एंड अदर चार्जेस एंड फी स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस। इसका मतलब ये है कि जो स्कूल है वो कोई एडमिशन फ़ीस नहीं लेता है बच्चों से और सिर्फ मंथली फ़ीस ही लेता है और उसके साथ जो अदर चार्जेस हैं वो लेते हैं। और फ़ीस स्ट्रक्चर हर एक क्लास का जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर जहाँ तक आपका स्कूल है वहाँ तक उसकी फ़ीसिस का मंथली और एनुअली बताया जाता है कि पूरे एक साल का खर्चा कितना है और एक मंथ का एक बच्चे का खर्चा कितना है। तो ये सब उसमें बताया जाता है। अगर आप इस पूरी चिट को लगाना चाहते हैं, पूरी डाटा को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं एनुअल फ़ीस, मंथली ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, सिक्योरिटी, एक्टिविटी फ़ीस, स्मार्ट क्लासरूम फ़ीस एट्सेट्रा। इसके बाद आप बच्चों की टोटल क्लासरूम बता सकते हैं कि कितने हैं। उसके बाद आपको समर स्कूल टाइमिंग भी बतानी है कि एंट्री टाइम कितना है, रिसेस टाइम कितना है, एग्ज़िट टाइम कितना है। इसके साथ साथ आपको विंटर स्कूल टाइमिंग भी बतानी है कि एंट्री कितने बजे की है, रिसेस कितने बजे होता है और एग्ज़िट टाइम क्या है। आपको इसमें स्कूल ड्रेसेस के बारे में भी बताना है कि बॉयज़ की समर की ड्रेस क्या है। आपके स्कूल के हिसाब से उनकी ड्रेस के बारे में लिख सकते हैं और उनकी विंटर ड्रेस क्या है उनके बारे में भी आपको इसमें लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमें गर्ल्स के बारे में भी लिखना है कि उनकी समर ड्रेस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइट ग्रे एंड ग्रे चेक्ड शर्ट। ऐसे ही विंटर ड्रेस के बारे में भी लिखना है। प्रोसेस ऑफ विड्रॉ कि अगर कोई बच्चा अपने पैसे विड्रॉ करना चाहता है एडमिशन के बाद तो उनके क्या क्या रूल्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने स्कूल के अनुसार उनके प्रोसेस ऑफ विड्रॉ लिख सकते हैं। उसके बाद उस स्कूल के लेट फ़ी और लीव रूल्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट स्कूल रूल्स की स्कूल के रूल्स क्या हैं। जैसे पेरेंट्स एंड गार्डियंस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल्स विच मे बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसे स्मोकिंग उसमें अलाउड नहीं है और विदाउट परमिशन नहीं जा सकता बच्चा और उसको हर बार डायरी बनानी पड़ेगी और अप टू डेट रखनी पड़ेगी। और स्कूल पार्टिसिपेशन इन ऑल फंक्शन कंपलसरी हो सकता है। ये सब जो भी स्कूल के रूल्स हैं वो आपको लिखने हैं। स्कॉलरशिप रूल्स लिखने हैं कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप का अमाउंट फ़िक्स है या फ़िक्स नहीं है, वो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कंक्लूज़न लिखना है कि आपको उस स्कूल में पूरा क्या पसंद आया क्या नहीं, क्या उसकी सभी जो जो स्कूल बनाया गया है वो अपने एम्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे SDSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिहोवा एम्स एट फुल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़ ऑफ हेड हैंड एंड हार्ट। इट इक्वलीज empathizes all the intellectual and emotional development. The school pays adequate emphasis on giving their students a free environment that facilitates the children to interact freely in a creative environment.
अपने हिसाब से आपको सारा कंक्लूज़न लिखना है। इसके बाद आपको सजेशंस देने हैं। आप इस सजेशंस में आप स्कूल के बारे में अच्छे सजेशंस दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप अच्छे सजेशंस देंगे उतना ही स्कूल को भी अच्छा लगेगा कि आपने उस स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया है और ये उनके लिए एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। देयर शुड बी अ सेपरेट रूम फॉर करियर काउंसलिंग विद अ टीचर और ग्रुप ऑफ टीचर्स, जैसे कि ये मैंने दिया है अपने ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में लिखा है, ई लर्निंग के बारे में लिखा है। ऐसे ही आपको जो भी पसंद हो, जो भी अच्छा लगा हो या जो भी बुरी एक्टिविटी वहाँ पर लगी हो वो आप उनको सुधारने के लिए बोल सकते हैं। आप उन्हें सजेशन दे सकते हैं, अपनी फ़ाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको ऑब्जर्वेशन लेसन ज़रूर बनाने हैं। जब आप अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग प्रैक्टिस पर जाते हैं तो आपको एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करना होता है। जैसे पीटी रोल नंबर 21 को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो बच्चों को ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और पोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। ये उनकी क्लास है, क्लास 8th 7th। टाइम ड्यूरेशन 35 लिखना है और उस डेट तिथि को लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि उसने ऑब्जर्वेशन करते समय किन किन सावधानियों को बरता और क्या क्या उनमें अच्छा था और क्या क्या उनमें बुरा था। ये सब आपको लिखना है। यहाँ पर साइन ऑफ द ऑब्जर्वर, जिस बच्चे ने उसको, जैसे कि मैंने किसी अन्य बच्चे को ऑब्ज़र्व किया है तो मेरे साइन यहाँ पर होंगे, जो ऑब्ज़र्वर है उसके साइन यहाँ होंगे और जो अब लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहा है उस बच्चे का रोल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा या रेफरेंस नंबर, जो भी उसे कॉलेज की तरफ से गिवन होगा। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यह एक सिस्टमेटिक तरीके से भी अलग अलग पॉइंट्स में हो सकता है। इसके आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण, ऑडियो विजुअल एड्स, गेस्चर्स, पर मैंने इन्हें समाहित रूप में ही लिख दिया है। जैसे मैंने लिखा है, पीपल टीचर यूज्ड ब्लैक बोर्ड इन अ सिस्टमेटिक वे, राइटिंग वाज नो सो इफेक्टिव एंड क्लीन, lecture cum demonstration method is used by the pupil teacher, lesson was well planned and attempt, chart was used during teaching, overall teaching was good, recapitalization was done by asking simple questions। तो ये सब आपको उसमें देना है। आप अपने अनुसार उन्हें दे सकते हैं। जितने भी आपके अध्यापक ने कहा है उतने ही ऑब्जर्वेशन आपको बनाने हैं। जैसे कि मैंने इसमें 4 ऑब्जर्वेशन लेसन लगाए हैं। यहाँ पर अन्य विद्यार्थी का रोल नंबर और उनका सब्जेक्ट और टॉपिक आता है, कक्षा होगी लिखी जाएगी, यहाँ पे टाइम सेम रहता है और ड्यूरेशन चेंज, डेट भी अलग होती है। वैसे ही अलग अलग डेट पर अलग अलग विद्यार्थी को ऑब्ज़र्व किया जाता है और सिग्नेचर ऑब्ज़र्वर ही करता है और उनकी अच्छी बातें बुरी बातें इसमें लिखनी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 4 लेसन बनाए हैं। इसके बाद हमारी फ़ाइल ख़त्म हो जाती है। यही SAP की फ़ाइल होती है। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके बताए हुए टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अब मैं आप सबको सीटेट के बारे में, सीटेट में जितने टॉपिक आते हैं, एग्ज़ाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब बताऊंगी, सारे पढ़ाऊंगी। और MA एजुकेशन में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरा चैनल है वो सिर्फ़ एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा। इसमें सिर्फ़ ज्ञान से संबंधित बातें ही की जाएंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।